कोई भी लपट आदमखोर किसी बस्ती पे या कहीं सक्रिय हो जाता है तो वहाँ के सारे दिनचर्या खत्म हो जाती है। जब 2000 से एक लपट कंटिन्यू स्टार्ट हो गया था, वो केवल स्कूल के बच्चों को मारता था। मेरे और मेरे अगल बगल के स्कूलों के उस समय 10 बच्चे मर चुके थे। तो मैं कंटिन्यूस उस पर काम करता रहा और 8 महीने के बाद 15 मार्च 2002 को फर्स्ट बार मैंने उस लपट को मारा। यदि मैं उसको उस दिन नहीं मारता तो 13वां किल हो चुका था। उत्तरकाशी का एक जो चर्चित मैनीटर था जिसने 14 दिन में 5 बच्चे मार दिए थे, तो वो मेरी आवाज़, मेरी गाड़ी की आवाज़ सब पहचानता था। एक किल के बाद 20 किलोमीटर दूर किल करता था। मैं जब वहाँ पहुँचता था वो उससे पहले मूव कर जाता था। मैंने डीडी हाट में एक आदमखोर मारा था, उसने 16 शराबियों का शिकार किया। केवल शराबियों का, न किसी बच्चे को मारा और न किसी महिला को। 4 आदमी हम चल रहे हैं एक साथ, तो ये 1 किलोमीटर दूर बैठ के टॉप से इन लोगों की टंग को पहचान लेता था कि किस आदमी ने शराब पी है। अगर इसके खून लग जाता है, जैसे इंसान का खून लग गया, तो फिर ये उन्हीं को टारगेट करता है। सही बात है। 2 प्रकार के होते हैं, एक होती है किलिंग और ईटिंग। यदि लपट ने केवल किल किया तो कोई जरूरी नहीं है कि सब वो आदमखोर हो जाए। हाँ, यदि उसने मारा और खा भी लिया है तो उसके चांसेस हैं। मैंने यूं देखा और वास्तव में हमसे तो 20 मीटर पे लपट बैठा हुआ पीछे, आपके पीछे है। फिर मैंने ईश्वर को याद करके अपने राइफल को उठा के उल्टी उसकी ओर लगा दी और उसके बाद मैंने अंगूठे से टाइगर दबा दिया तो धार फायर हुआ। तो लपट ऊंचाई पे था, ऐसे ही ढलान थी, तो सीधे हमारे ऊपर गिर गया। हम किसी गुलदार के व्यवहार को तो बदल नहीं सकते ना। यदि इंसान को रहना है तो उसको गुलदार के साथ रहना सीखना पड़ेगा ना। उसके लिए गुलदार के व्यवहार को तो बदलेंगे नहीं, हमको अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा ना। गुड़ाई करने के लिए झुके हैं ना, हम क्या करें, एक औरत उसमें से 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए खड़ी हो जाए, वो चारों ओर नजर फेर ले। लपट कहीं उनके नजदीक आ रहा होगा, वो देखेगा अरे इसने मेरे को देख दिया, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। जब बहुत सक्रिय मैनीटर होता है तो शिकारी को भी पीछे रामला वाला मुखौटा लगाना पड़ता है। 6 बजे से 8 बजे के बाहर नहीं रखना है बच्चे शाम को, क्योंकि उस समय वो प्राइम टाइम है उसका अटैक का। गुलदार का प्राइम टाइम 6 से 8 है। उस समय हमारा बच्चा बाहर उसको मिलेगा नहीं तो क्या करेगा वो। गुलदार कहीं गांव पे पहुंच रहा है तो वो कहाँ अटैक करेगा, पहले जंगल से आने वाले जो रास्ते का पहला घर होगा उस पे सबसे पहले अटैक होने की संभावना होती है। मैं मारने बचाने वाला मैं कौन हूँ? मारने बचाने वाली तो ऊपर वाली है ना, मैं तो एक साधन मात्र हूँ। मैं जब हथियार उठाता हूँ तो अपने घर की जो पूजा स्थली है ना, वहाँ पे उस पर टीका लगा के ही हथियार उठाता हूँ और उसको कसम देता हूँ कि किसी निर्दोष पे बिल्कुल मत उठना, और जो दोषी होगा उसको सजा देना तुम्हारा काम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग का पॉडकास्ट। मैं हूं रमेश भट्ट। मैं जिनसे आपको मिला रहा हूं वो बेहद खास हैं। हम जिम कॉर्बेट के बारे में तो जानते हैं कि उन्होंने मैनीटर टाइगरों को मारा, लेकिन क्या हम लखपत सिंह रावत जी के बारे में जानते हैं कि वो शिक्षक से कैसे शिकारी बने, कैसे उन्होंने कई मैनीटर लेपर्ड्स को मारा। आप सोचिए, मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखता हूं। जिम कॉर्बेट ने कुल 33 टाइगर मारे, जिसमें से 12 मैनीटर थे, लेकिन लखपत सिंह रावत जी ने 53 लेपर्ड मारे, 2 बाघ मारे, और केवल 2009 के आंकड़े की अगर मैं बात करूं तो अकेले 2009 में आपने 12 मैनीटर मारे। आप सोचिए, एक शिक्षक से शिकारी कैसे बने, ये अपने आप में एक ऐसी पहेली है, अपने आप में एक ऐसी कहानी है जो हर उत्तराखंडी को सुननी चाहिए। कैसे एक शिक्षक अपने बच्चों को बचाने के लिए शिकारी बन गया, और उन्होंने बहुत कुछ खोया भी, जो इस पॉडकास्ट में आपको पता लगेगा। और आज भी वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि जब आसपास अगर लेपर्ड होता है, टाइगर होता है, तो पूरी आबो हवा में एक बदलाव देखने को मिलता है। चाहे चिड़िया हो, चाहे बंदर हो, सब में एक बदलाव देखने को मिलता है। इसे आप पहचानो ताकि आपकी सुरक्षा हो सके। यह हमारा सौभाग्य है कि आज लखपत सिंह रावत जी गैंडसैंण से, आप सोचिए गैंडसैंण से इतना लंबा ट्रैवल करके हमारे पॉडकास्ट में आए हैं। बहुत धन्यवाद लखपत जी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैं दिल से बताऊं, मैं बीच में नाराज़गी भी हो रही थी कि लखपत जी क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैं देश दुनिया को बताना चाहता था
कि हमारे उत्तराखंडी, हमारे पहाड़ी लखपत सिंह रावत जी ने एक शिक्षक से शिकारी बनने का सफ़र कैसे तय किया और कैसे बच्चों की जो लेपर्ड ने बच्चों को मारा उसने उनको अंतर तक कैसे झकझोर दिया था। जी। तो सबसे पहले तो अपने टीचर बनने की आप कहानी बताइए मुझे, आप टीचर कैसे बने? 1982 से 1984 तक मैंने बीटीसी प्रशिक्षण गौचर से लिया था। अच्छा। और उसके बाद क्योंकि मेरे फादर एक्सपायर हो चुके थे, मम्मी थी, और उसके बाद 16 अक्टूबर 1984 को मैं टीचर बन गया था और मेरी जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट है वो भविष्य बद्री जोशीमठ में थी। अच्छा। मैं इस बीच जो जब ग्रीष्मकालीन सत्र का जब परीक्षा होने के बाद हम लोग जब बीटीसी कर चुके थे, उसके बाद एक एसएसपी की ट्रेनिंग होती थी पहले, जो गोरिल्ला वारफेयर की, वो सरान रामपुर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल में होती थी। अच्छा। तो उस समय हमारे पास 2 महीने का वक्त खाली था, तो हम लोग 2-3 जो हम साथी लोग थे, हमने चलो इस प्रशिक्षण को ले लेते हैं। तो हम लोग कुछ समय सरान चले गए थे। ये 42 दिन का प्रशिक्षण था जिसमें छापामार युद्ध और अनेक हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती थी। अच्छा। और मैं वहाँ से राइफल शूटिंग में मैं बेस्ट फायरर के रूप में वहाँ से निकला था। और उसके बाद उन्होंने मेरे को अरुणाचल प्रदेश ऑल इंडिया फायर कंपटीशन में भेजा था। हाँ। उसके बाद जब मैं वापस आया था तो मेरी माँ के पास सारे जो एसएसबी वाले थे वो आए कि आप ऐसा करो कि बेटे को एसएसबी में भेज दो, यहाँ ये सर्किल सीओ बन जाएगा। अच्छा। मेरी माँ ने कहा यार मेरा एक ही बेटा है और उसके पिताजी टीचर थे और वो टीचर्स ट्रेनिंग कर चुका है, एक अध्यापक के बेटे को अध्यापक ही बने रहने दो। अच्छा। इसलिए मैं अपने बेटे को इस आर्मी या एसएसबी में नहीं भेजती हूँ। तो मेरे को मजबूरन, और आपका मन था? हाँ, दिल्ली इच्छा, मेरे को राइफल से और उससे बहुत शौक था पहले, और जब आप जाना चाहते थे तब? जाना चाहता था मैं। तो आपने अपनी माँ से नहीं कहा कि माँ मुझे जाने दो करके? मैं अकेला भाई था उस समय, एक ही भाई का तो बहुत ज़्यादा होता है कि यार एक ही बेटा है, उसको आर्मी और उसमें नहीं भेजते, डर लगा रहता है ना मन में हर समय। हाँ। इसलिए मेरे को मजबूरन उस समय टीचिंग में आना पड़ा। टीचिंग में आने के बाद छोटे छोटे बच्चों के साथ उनके व्यवहार को, उनके कोमलपन को, उसको देखते देखते समय गुजरता गया और मेरे को पता नहीं चला कि मैं एसएसबी वाली ट्रेनिंग को सब चीज़ में भूल चुका था। तब तक मेरी शादी भी हो चुकी थी और मेरे 2 बेटे भी हो चुके थे। 1998 में उमाकांत पंवार जी डीएम साहब थे चमोली में, उन्होंने एक राइफल शूटिंग कंपटीशन रखा था। और जब राइफल शूटिंग कंपटीशन मैंने पेपर में पढ़ा तो मेरी एक अपनी अंदरूनी इच्छा जाग गई, फिर यार क्यों ना मैं इसमें भाग लूँ। तो मैंने एप्लीकेशन लिखी और लोगों से कहा यार बाई चांस नॉमिनेशन हो रहा तो मेरा नॉमिनेशन करवा देना, क्योंकि गैरसैंण से 88 किलोमीटर दूर था वो। फिर मैं एक दिन, जिस दिन कंपटीशन था, मैं सुबह वहाँ पहुँच गया तो मेरा नॉमिनेशन हो चुका था। तो जब शूटिंग हुआ तो शूटिंग में मैं प्रथम स्थान पे, डीएम साहब सेकंड और एसडीएम जोशीमठ 3rd प्लेस पे आए। उस समय 98 में उन्होंने नगद पुरस्कार रखा था, उस पर 1000 रुपया। अरे वाह। तो उस समय तो 1000 रुपया बहुत बड़ी चीज़ थी। तो जब मैं पुरस्कार लेने डीएम साहब के पास गया तो डीएम साहब को मैंने कहा सर देखो, पुरस्कार तो मैं ले रहा हूँ, राइफल का भी शूटर हूँ, परंतु मेरे पास तो गन है ही नहीं। आपके पास गन नहीं है? बोला नहीं। अरे यार कोई नहीं, तुम ऐसा करो कल परसों कार्यालय में आ जाना। और उसके बाद उन्होंने मेरे को दोनाली कारतूस वाली बंदूक का लाइसेंस दे दिया। एक आदमी जिसको गन और राइफल से बहुत प्यार था, उसके हाथ में यदि अपनी मुँह मांगी चीज़ आ जाए तो बहुत एक इच्छा, दिल भर गया कि वास्तव में मेरे पास अब गन है। परंतु मेरे को ये पता नहीं था कि इस गन का उपयोग कहाँ होगा। ईश्वर पहले से ही सारी रचनाएं करता है ना, उसके वो आपके लिए बड़े प्लान सोचता है जी। आपका एसएसबी में जाना, ये कंपटीशन होना, माँ को आपको फौज में ना जाने देना, है ना, और उसके बाद ऑटोमेटिकली बिना कहे आपको लाइसेंस मिल जाना दोनाली का, ये सब ईश्वर की तो रचना है। हाँ, वो तो है सर। तो फिर जब आपके पास गन आ गई तो थोड़ा आपको लगा होगा कि सब गांव में भी थोड़ा रैपो बन जाता है? ना ऐसा तो नहीं था, परंतु ऐसा था कि मतलब मेरे पास गन थी। पर जब मैं आदबदरी क्षेत्र में कार्यरत था उस समय मैंने लगा, जब 2000 से एक लेपर्ड कंटिन्यू स्टार्ट हो गया था, वो केवल स्कूल के बच्चों को मारता था, ऐसा छोटे बच्चों को, क्योंकि गुलदार का व्यवहार है कि वो अपने से कमज़ोर पे अटैक करता है और अब शक्तिशाली से दूर भागता है, या जिसके गले पे पहुंचना उसको सरल होता है, पहले शिकार उसी का करता है। तो छोटा बच्चा सबसे कमज़ोर है, तो वो
अधिकतर बच्चों का ही शिकार करता था। और जब मैं उसको बता रहा हूँ, उसका जो बदन था, उसकी जो ग्रोथ रेट थी, वो ग्रोथ रेट कम थी। वो एक बौना टाइप का लेपर्ड हो गया था। अच्छा। शरीर तो पूरा था, परंतु पाँव इतने छोटे थे कि यदि वो कहीं पे भी छुप जाता तो किसी को पता नहीं चलता था कि यहाँ लेपर्ड बैठा है। और एज उसकी 12 साल थी। कभी हो जाता डिफेक्टेड रूप में वो हो गया, इसीलिए वो आदमखोर हो गया था। तो अक्सर वो शाम को बच्चों को उठा लेता था। उसकी जो 5 वारदातें हैं, 5 वारदातें तो उसकी बारात से हैं। इतना अच्छा। चालाक हो गया था। लोग तो बाजा बजाते हैं ना भगाने के लिए, तो वो जहाँ बाजा बजता था वहाँ पहुँच जाता था। उसको पता था कि आज बच्चों पे ध्यान नहीं रखा जाएगा, बच्चे फ्री रहेंगे, आज मेरे को वहाँ कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो उस खुशी के जो एक प्रकार से खुशी और बारात की जो उमंग थी, उसको मातम में बदल देता था। 5 घटनाएं हैं उसकी बारात की। 5 घटनाएं उसने से बारात बारात की। से उठाए हैं। मतलब उसको ये समझ में आ गया था कि ये सबसे आसान शिकार हो सकता आसान है। शिकार है, और उस दिन सब लोग मस्त रहेंगे, बच्चों पे ध्यान दिया नहीं जाएगा, इसलिए वो ऐसी घटना कर लेता था। लेपर्ड तो अभी मैं आपको और भी इसके वो बताऊंगा, वो तो बहुत चालाक चीज़ है, बहुत होशियार है, और आदमी से 4 गुना तेज सोचने वाला है लेपर्ड। यदि हम उसके व्यवहार को रीड नहीं कर पाएंगे तो हम उसका शिकार कभी कर ही नहीं सकते। तो फिर ये जो घटना हुई जिसने आपने कहा 5 को हाँ। मारा, फिर क्या हुआ आगे? इसके बाद जब मेरे और मेरे अगल बगल के स्कूलों के उस समय 10 बच्चे मर चुके थे, तो मैंने फॉरेस्ट से और इनसे रिक्वेस्ट किया, तो कोई मेरे को परमिट देने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो कह रहे थे कि आप बताओ कि आप मैनीटर लेपर्ड के बारे में क्या जानते हैं। वास्तव में मैं कुछ नहीं जानता था भाई, मैं तो टीचर था ना, मैं क्या जानूँ लेपर्ड कैसा होता है, मैनीटर का व्यवहार क्या होता है। फिर भी केवल मेरे दिल में एक जोश था और एक उन बच्चों की आत्मा को शांति देने के लिए एक गुस्सा था। तो मेरी मैडम उस समय जिला पंचायत सदस्य थी, डॉक्टर निशंक हमारे विधायक हुआ करते थे, शायद मेरे समझ से वो उस समय पर्वतीय राज्य मंत्री थे, तो वो विधायक भी थे हमारे। तो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने फॉरेस्ट से रिक्वेस्ट किया कि आप जब ये आदमी मांग रहा है तो उसको परमिट दे दो ना। तो उन्होंने मेरे को 31 अगस्त 2001 को फर्स्ट बार परमिट जारी किया। आपको तारीख याद? हाँ, मेरे को तो बाय हार्ट सारी चीज़ें याद है। और जब उसके बाद जब मैं वहाँ गया लेके, तो आप गन दिखाओ, ये गन कैसी है, इसे क्या करोगे, तो वो तो बहुत लंबी प्रक्रिया है अभी की। मतलब मेरे साथ क्या क्या उन लोगों ने किया, कितनी बार, तो 3 बार तो मैं गोली से ही बचा हूँ उस पूरे ऑपरेशन में, 8 महीने के ऑपरेशन में। परंतु मैंने हिम्मत नहीं हारी। 1-2 बार तो मैं घर वापस आ गया था कि यार छोड़ो यार, ये बाग वाला पोर्शन तो बेकार है, बड़ी मुश्किल से तो जान बच रही है। एक मैं केस आपको बताऊं, एक डेड बॉडी थी, एक बुढ़िया मार दी थी। बुढ़िया की डेड बॉडी आगे रखी हुई है खेत पे, और 2 फॉरेस्ट के शिकारी थे और हम वहाँ पहुँच गए। तो उस समय राकेश बर्तवाल जी बहुत बाग मारते थे पौड़ी के, तो वो भी पहुँच रहे थे, और उसके बाद ठाकुर दत्त जोशी जो कुमाऊँ के थे वो भी पहुंच रहे थे। तो वो ये दोनों शिकारी थे? हाँ, ये दोनों थे, ये उस समय बहुत उसमें थे। तो वो जो फॉरेस्ट वाले थे ऊपर बैठे हुए थे, तो बॉडी के लिए हम लोगों ने, जब राकेश बटवाला पहुंच गए तो उनको बोला यार 12 बजे तक तुम बैठना, 12 बजे के बाद तुम उतर जाना और हम लोग बैठेंगे, क्योंकि बाई चांस आपको गुलदार ने देख दिया तो इसलिए नहीं आएगा, इसलिए 12 बजे के बाद आप लोग उतर जाएँ तो हमें बॉडी दे दे। तो 12 बजे बाद उतरे तो शायद उन्होंने पी भी रखी थी। अब जिस कमरे, एक ही कमरा, एक नीचे का वो था मंजिल, एक ऊपर की मंजिल, मतलब सिंगल, एक ऊपर और एक नीचे कमरा। ऊपर लोग, गांव के लोग बैठे हुए हैं, नीचे कमरे में जहां बुढ़िया रहती थी उस कमरे में हम लोग बैठे हैं। बुढ़िया की लाश जो है वो खेत में थी। तो वो आए फॉरेस्ट वाले और वहाँ पे उन्होंने गन की। उनको, फॉरेस्ट वालों को ये पता नहीं था कि गन को अनलोड कैसे करते हैं। मैं ऐसे ही खड़ा था, उसमें ऊपर मोटी मोटी बलियाँ थी, तो वो ऐसे गन खड़ी खोलने के चक्कर में उसने अंगुली से टाइगर पे तो अंगुली लगा दी और उसका सेफ्टी कैच आगे कर दिया, तो धाड़ फायर हो गया कमरे के अंदर। तो वो गोली मेरे यहाँ से निकली, उसने मेरे यहाँ से पूरे बाल यहाँ तक साफ कर दिए थे पूरे, और ऊपर भांसा था उस पे लग गई। और हम लोगों ने सोचा, क्योंकि उतना पूरी मिट्टी वाला घर था, तो पूरी मिट्टी मेरे सर पे आ गई और ऊपर भी आ गई। पर लेकिन लोगों ने, सबने सोचा कि शायद ऊपर कोई और मर गया होगा, क्योंकि गोली तो ऊपर गई होगी ना, मैं तो बच गया।
परंतु वो शुक्र है कि वो किसी बांसे में फंस गई थी गोली, ऊपर नहीं गई। अच्छा, अब उसके बाद जब ये हुआ तो मेरा सारा जितना वो था, जोश वो खत्म हो गया। मैं सुबह मैंने अपनी गन पकड़ी और मैं घर आ गया। हाँ। घर आ गया कि फूको यार, कहाँ इसको बवाल। इससे पहले भी 2 केस और हो चुके थे मेरे साथ ऐसे। तो मैंने बोला फूको, बेकार है। तो जब 2 लगातार इस तो प्रकार जिनको गन लोड करनी नहीं आती थी वो टाइगर को क्या मारते हैं, लेपर्ड को क्या मारते हैं? तो उस तो फॉरेस्ट के लोग ट्रेनिंग नहीं देते होंगे तब? ट्रेनिंग ही नहीं थी उनको, तो अपना पे हो रखे थे। तो उसके बाद फिर 1 हफ्ते बाद मेरे को रहा यार कि ना, मेरे को जाना ज़रूरी है, क्योंकि उसकी मौत शायद मेरे हाथ होगी। इसलिए मेरे को फिर उस ऑपरेशन में प्रतिभाग करना पड़ा। फिर मैंने थोड़ा ठाकुर जोशी जी से सीखा, थोड़ा राकेश बर्तवाल जी से सीखा। और जब वो लोग बाहर से थे और मेरा एरिया वही था, तो मैं कंटिन्यूस उस पर काम करता रहा। और 8 महीने के बाद 15 मार्च 2002 को फर्स्ट बार मैंने उस लेपर्ड को मारा। यदि मैं उसको उस दिन नहीं मारता तो 13वां किल हो चुका था। अच्छा, तब तक 12 किल कर चुका 12 किल कर चुका। और आपको 8 महीने लगे? 8 महीने में टारगेट करने में। और लगातार आप लगे रहे? हाँ, पूरा लगातार। उसकी एक खासियत थी, वो बीच में ब्रेक कर लेता था। उसको मालूम था कि मेरे पीछे बहुत पड़ गए, तो 1-2 महीने ब्रेक कर देता था ताकि इसकी लोकेशन किसी को पता ना चले। वो उसकी चालाकी थी। और उसके बाद फिर थोड़ा दिन बाद खटक से वारदात कर देते जब लोग ठंडे पड़ जाते थे, मतलब मूवमेंट ज़्यादा ना हो। तो मैं कंटिन्यूस उस पर लगा रहा। 8 आप उसके व्यवहार को लगातार रीड कर रहे थे? उतना मेरे को ज्ञान नहीं था उस समय, क्योंकि फर्स्ट लेपर्ड में उतना, फिर भी जितने मेरे से सीख रहा था मैं उस पर मैंने इस चीज़। तो जब आपने इसे शूट किया कितनी दूरी पे था आपसे? उससे मेरे से ज़्यादा 20 या 30 मीटर दूर था। ये भी मैंने रोड से इसको शूट किया। और जो मकान का लेंटर था रोड पे लगा हुआ, जब मैं उस मकान के उससे मैंने लाइट मारी तो मेरे को रिफ्लेक्ट करती हुई 2 आंखें गेहूं के खेत से दिखाई दी, क्योंकि मार्च में गेहूं छोटे छोटे थे। तो फिर मैंने देखा कि वास्तव में ये लेपर्ड छोटा है और ये हर वारदात के बाद 12 या 13 किलोमीटर दूर चल दे रहा। वारदात करेगा, यहाँ लोग पहुँचे, वो नई शिकार के लिए 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर खिसक जाएगा। अच्छा, ये रणनीति थी। तो अब हम उसी की रणनीति पे काम कर रहे थे। वहाँ जहाँ 2 दिन पहले उसने एक लड़की मारी थी, उस एरिया को हमने छोड़ दिया था। आप दूसरी एरिया पे चले गए? हाँ, नए एरिया को, जहाँ एक कवर जहाँ कर सकता था ऐसे में वो किया। तो तब देखा मैंने, जब मैंने उसको फायर किया, फायर करने के बाद वो गिर गया। गिरने के बाद जब मैं नीचे जा रहा था उस मकान के साइड से, तो मैंने देखा एक मोमडन लेबर जो है, उसका बच्चा छोटा 10-11 साल का, वो बर्तन मांज रहा बाहर में। लाइट नहीं है, ठीक उससे 10 मीटर पे गुलदार बैठा हुआ आगे। मतलब 13वां किल रड़े था यदि हम फायर नहीं करते तो। अरे तब मेरे को लगा कि बाप रे, इसने तो आज इस बच्चे को मार दिया था। परंतु ऊपर वाला मारने बचाने वाला तो ऊपर वाला है ना, उसने उसकी रक्षा करनी होगी, इसलिए बच गया हो। तो ये पहला किल किल तो फिर अब आपको जानने लग गए होंगे लोग? थोड़ा बहुत लोग मेरे को जानने लग गए। फिर उसके बाद थोड़ा, और आपका भी आत्मविश्वास बढ़ा हो? हाँ, फिर उसके बाद दूसरी जगह हुआ। फिर यहाँ 2003 में इसी जखोली जो रुद्रप्रयाग वाला है, यहाँ मैं गया। 2004 में मैंने उत्तरकाशी का एक बहुत मतलब जो चर्चित मैनीटर था, जिसने 14 दिन में 5 बच्चे मार दिए थे। 14 दिन में 5 बच्चे मार दिए थे? 14 दिन में 5। टाइगर ने? नहीं, लेपर्ड ने। तो मैं उत्तरकाशी उसको मारा मैंने। तो वो मेरी आवाज़, मेरी गाड़ी की आवाज़ सब पहचानता था। 1 किल के बाद 20 किलोमीटर दूर किल करता था। मैं जब वहाँ पहुँचता था वो उससे पहले मूव कर जाता था कि वो आ गया है पीछे से। तो लास्ट किल उसने धरासू बैंड के ठीक सामने चमियारी में किया था। चमियारी में शाम के समय सारे मतलब ऊपर घर, नीचे वाला नहीं, 2 मंजिले में जंगले वाले मैदान, ऊपर कमरे में माँ, बेटा और बेटी आग जला रहे हैं अंदर। और वो सीढ़ियों से जाता है और सीधे कमरे के अंदर जाके वहाँ से बेटी को उठा के ले जाता है। इतना शातिर था। और हिम्मत बहुत ज़बरदस्त। अब जब मैं वहाँ पहुँचा तो फिर मेरे को पता था कि ये मेरे को समझ गया होगा। तो वहाँ जो खच्चरों से पैदल था 3 किलोमीटर, तो उसमें खच्चर चलते थे, उससे मिट्टी थी बहुत ज़्यादा हो रखी। तो जब मैं उस लड़की की बॉडी पे बैठा रहा, 1 बजे रात तो मैं वहाँ पहुँचा, 4 बजे तक मैं उसकी बॉडी पे बैठा रहा। तो मैंने उनको बता दिया था लेपर्ड नहीं आएगा। लेपर्ड इसका बिहेवियर मैं लगातार रीड कर रहा हूँ, ये किसी बॉडी पे नहीं लौट रहा है, इसको पता है कि वो रावत पहुँच चुका है यहाँ। तो मैं जब वापस सुबह नीचे निकल रहा था उसकी ट्रेस देखने के लिए, तब मैंने देखा कि इसने मेरे जूतों के ऊपर इसके पंजों के निशान है।
यानी जब मैं ऊपर आया तो उसके बाद ये नीचे गया है, क्योंकि मेरे जूते जहाँ थे उसी के ऊपर से पग मार थे, यानी ये मेरे आने के बाद नीचे गया है। तो उसी पग मार्ग को हमने रीड किया और उसके बाद वो सीधा धरासू पे जो भागीरथी पे पैदल पुल है उसको पार कर गया। और मैं आपको बता दूं, ये लेपर्ड शुरू हुआ था ब्रह्मखाल से, यमुनोत्री से ये इसने धरासू से पुल पार किया, वहाँ डुंडा से पुल पार किया, वहाँ से ये पहुँचा पजाण गांव धनारी पे, वहाँ से ही ऊपर चढ़ा। ऊपर चढ़ने के बाद ये ठीक जहाँ पे उत्तरकाशी से 5 किलोमीटर मानपुर और थलन है, फिर ये थलन पहुँचा, वहाँ किल किया इसने। फिर थलन के बीचों बीच आके ये ठीक फिर धरासू बैंड के ठीक सामने चमियारी में इसने लास्ट किल किया। जब हमने इसका मूवमेंट देखा कि ये वापस लौटा है, यानी जहाँ से निकला वो निकला है, तो उसके बाद एस नेगी जी उस समय वाइल्ड लाइफ चीफ थे, आनंद सिंह नेगी जी 2004 में, उन्होंने मेरे को बुलाया, बोला रावत तुम अपनी गाड़ी बदलो और आप साइलेंट रहो, लेपर्ड मारा जाएगा। तो मैंने उस दिन अपनी गाड़ी बदल दी। अब उसके बाद हम सिलक्यारा जहाँ पे वो टनल थी ना, वहाँ पहुँचे जल्दी, और वहाँ से हमने बैक आना शुरू किया, क्योंकि इसका मूवमेंट जिस समय उसका मूवमेंट का टाइम था उस समय मैं वहाँ से बैक आ रहा था। तो मैं किसी हमने ट्रॉला रखा था, ट्रॉला के छत पे बैठा था मैं ऊपर से, अच्छा, उसके छत पे। तो उसको क्या मालूम आज वो तो जिप्सी को पहचान रहा था। अब उसी समय उसने एक गांव था ऊपर, वहाँ एक लड़की को उसने घायल किया, कोई प्रभा नाम की लड़की थी, और सुरेश लड़का था श्रीनगर का, उसने उस पर बेल्ट मारी थी। उस सुरेश को 2005 में बाल पुरस्कार मिला था। अच्छा, बच्चे को। तो वो भाग गया वहाँ से, उसने एकदम देखा कि क्यों मेरे पर प्रहार हुआ, उसने उस लड़की को घायल करके निकल गया वो। तो उसके बाद मैंने उसको दूर से आते हुए देख लिया, क्योंकि हमारी लाइटें बहुत बड़ी है, उससे रिफ्लेक्ट करती है आंखें। तो मेरे को लग गया कि लेपर्ड आ रहा है, रोड वो आ रहा है, और उसके बाद हमारी गाड़ी उसकी ओर चल रही है। तो ठीक उसको ये पता ही नहीं कि आज वो तो जिप्सी को देख रहा था कि इस ट्रक के ऊपर थोड़ी बैठा होगा कोई। और जब वो ठीक हमारे लगभग सामने पहुँच गया, मैं खट तो गाड़ी रोकी और ऊपर से उसको फायर कर दिया। तो लेपर्ड को ये पता नहीं चला कि आज मतलब कोई ट्रक वाला भी मेरे को मार सकता है। मतलब वही कितना चालाक होगा। उसको ये पता था कि आपकी जिप्सी को, हाँ, जिप्सी का है, कहाँ है वो, जिप्सी की आवाज़ पहचान चुका था। ये कौन सा नंबर था? ये दूसरे लेपर्ड था? ये वाला होगा, लगभग 8वां के लगभग होगा। इसके बीच और भी मारे थे ना। बड़ी इतनी वारदातें बढ़ क्यों रही थी? मतलब लेपर्ड इतने बड़े, क्या उस समय संख्या बढ़ गई या? हाँ, संख्या तो बहुत है लेपर्डों की। अभी जैसे घनसाली वाले एरिया पे हम लोग गए थे, तो हमने वहाँ के फोटोग्राफ, हमारे पास तो एक से एक ट्रैप कैमरे हैं, वो हैं, सारी चीज़ें। पहले तो ऐसा था कि आप पंजे देखो, ये देखो, ये मिलान करें। अब तो ट्रैप है ना, ट्रैप कैमरे फ़ोटो खींच रहे हैं, फ़ोटो मिलान करो ना। तो 2 किलोमीटर में 8 लेपर्ड थे। अभी भी ये मयाली रुद्रप्रयाग में जो केस चल रहे हैं, वहाँ भी बता रहे हैं कि 2 किलोमीटर परिधि पे लगभग ये 5 से ज़्यादा लेपर्ड थे। तो उनकी संख्या है, परंतु हमारे जो विभाग है उस विभाग के द्वारा केवल 2276 लेपर्ड ही दिखाए गए हैं उत्तराखंड में। हमारे गांव 13,000 समथिंग गांव हैं, तो राजस्व ग्राम नहीं भी होगा तो एक राजस्व ग्राम के और उसके हेमलेटों को मिला के एक लेपर्ड तो है ही। तो आप कह रहे हैं जो लेपर्ड की संख्या है वो कम दिखाई जा रही, जबकि लेपर्ड ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम वही स्टोरी पे आते हैं। तो आप अब जब आपने इतने किल कर दिए, तो फिर तो आपको लोग अच्छी तरह जानने लगेंगे कि लखपत सिंह रावत जी एक बिल्कुल टेस्टेड शिकारी हैं, जिनका निशाना खाली नहीं जाता। मैंने जितने भी शूट किए, चाहे कोई भी किया, किसी जंगल के राजे का राज्य समाप्त करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। कोई खुशी की बात थोड़ी है कि मैंने 55 मार दिए, मुझे बहुत खुशी हो रही होगी। इंसानों की जिंदगी भी बचानी थी, वो चाहिए थी, बच्चों की जिंदगी चाहिए थी। फर्स्ट वाला वास्तव में मैंने गुस्से में मारा था, क्योंकि फर्स्ट में मेरे को अपने बच्चों की आत्मा को शांति देना था। परंतु उसके बाद कोई भी लेपर्ड आदमखोर किसी बस्ती पे या कहीं सक्रिय हो जाता है तो वहाँ के सारे दिनचर्या खत्म हो जाती है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, औरतें घास को नहीं जा पाएंगी, लोग बाजार नहीं आ पाएंगे, जंगली जानवरों के लिए चारा नहीं ला पाएंगे, सारा चीज़ डिस्टर्ब हो जाता ना। यदि हम उस आदमखोर को चिन्हित करके मारते हैं, क्योंकि इस समय जिस समय आदमखोर सक्रिय होता है कहीं, उस समय प्रत्येक इंसान उस पूरी प्रजाति का दुश्मन है।
कोई पॉइजनिंग कर देगा, कोई कुछ कर देगा, कोई जो मिलेगा, कोई पत्थर दे। परसों आपने देखा यूपी में 6 किसानों को घायल किया उसने। भाई वो खेत में पड़ा होगा तो गए, तो उसको तो अपने बचाव में करना था, तो मार तो दिया ना उसको। तो इसी प्रकार से पूरी प्रजाति का दुश्मन उस समय इंसान होता है, और शिकारी उसको ट्रैक करके, उसको जांच परख करके उसको हटा देता है, और फिर लोग अपने नॉर्मल उस पर आ जाते हैं। और फिर उतने शानदार जानवर को मारने की जो पीड़ा होती है ना, तो लोग भी तो चाहते हैं कि ना मारा जाए, पर लेकिन उस समय जो जोश और जो गुस्सा लोगों के ऊपर होता है वो तो बहुत खतरनाक। रावत जी, कभी ऐसा क्लोज एनकाउंटर भी हुआ आपका? हाँ, बहुत बार हुआ है। अभी एक गजा टिहरी की टाइगर के साथ या लेपर्ड के साथ? लेपर्ड के साथ। लेपर्ड के साथ। ऐसा टाइगर का ऐसा है, टाइगर में बड़ा शिकारी टाइगर नहीं है, बड़ा शिकारी लेपर्ड है। भाई टाइगर कोई आदमखोर हो गया, आप जंगल नहीं जाओगे ना, तो आप बचे तो हैं, परंतु लेपर्ड तो आपको घर से उठा के ले जाएगा ना। तो शातिर कौन हुआ? लेपर्ड, जो घर से उठा के ले जा रहा है। गजा टिहरी का मैं एक किस्सा सुनाऊं। गजा टिहरी में 3 बच्चों को बाघ ने मार दिया था, तो मैं वहाँ चले गया, तो देखा मैंने यार उसके ट्रेस करते हुए, तो उसने एक गाय मार दी, छोटा बछड़ा मार दिया। तो एक चट्टान थी, चट्टान के ऊपर मैं देखा, मैंने उसके ठीक सामने बछड़ा मरा हुआ, तो मैंने बोला यार इस चट्टान पे ऐसा करते हैं, ज़मीनी छुपाव बनाते। ज़मीन में हमने थोड़ा लकड़ी इकट्ठी की, थोड़ा छुपा उपा पड़ा, और बाकी यहाँ नाला था और ठीक सामने उसका वो था। तो मेरे को फायर करने के लिए बहुत बढ़िया था, 180 का पूरा एंगल दिख रहा था। अच्छा, बोले यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो होगा। वो चीज़ थी जंगल पे, तो बहुत जल्दी भी आ जाएगा, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत जल्दी मार लूँगा मैं इसको। तो वो चीड़ का जंगल था, तो मेरे जो साथी मेरे साथ था, जिसको लाइट मारनी थी अंधेरे में आएगा, तो वो फिसल रहा था। तो उसने जब फिसल के ऊपर को बैठने के लिए यूँ किया, तो उसने यूँ देखा, तो उसने देखा अरे हमारे पीछे तो लेपर्ड बैठा हुआ है। तो उसने मेरे को इशारा किया केवल बदन पे हाथ से, और यूँ किया, तो मेरा गोल सर मैंने यूँ देखा, और वास्तव में हमसे तो 20 मीटर पे लेपर्ड बैठा हुआ पीछे, आपके पीछे पीछे है। और आप उसको शूट करने की तैयारी कर रहे हैं? हम वो किल पे देख रहे, तैयारी वहाँ की है कि ये आएगा तो वही शूट करेंगे इसको। चलो कोई नहीं, जंगल में जल्दी आ गया, तो अब धीरे धीरे इस साइड से जाएगा, वहाँ जाएगा तो इसको बढ़िया हो गया, तो जल्दी आ गया, जल्दी मारा जाएगा। और लगभग 5-10 मिनट हो गए, मैंने पीछे देखा यार गया कि नहीं गया, उधर दिख नहीं रहा है। मैंने यूँ देखा, तब तक देखा वो सारे 15 मीटर पे आ गया मेरे पास नीचे को। तो मैंने चलो नीचे से आएगा, यहाँ से फिर चले जाएगा उधर। अब मैं ये सोच रहा था यार कि अब धीरे धीरे अंधेरा भी होने वाला है, यदि ये थोड़ा आँख मेरे से हटा देता तो मैं एक राउंड पूरा घूम जाता, क्योंकि मैं इस हाथ का शूटर था। अब राइफल तो मैंने यहाँ पकड़ी है, अब मैं ऐसा तो फायर कर नहीं पाऊँगा ना, क्योंकि मेरे को तो इस कंधे पे लगानी थी। करूँ क्या यार मैं? फिर मैंने चलो थोड़ा देख लेते, ये इसकी नज़र हटती है तो मैं एक बार घूम जाऊँगा। पहले मैं ये सोच रहा था कि यदि इसने मेरे को घूमते हुए देख गया और भाग गया, तो हाथ का आया हुआ मैनीटर भाग जाएगा, तो हमारा तो क्या फ़ायदा हुआ सर, बेकार हो जाएगा सारा। परंतु मैंने जब दोबारा देखा तो वो 10 मीटर पर पहुँच चुका है। तब मेरे दिमाग की जो वो है ना नसें, वो काम करने लग गई कि रावत, जिस चाल को तू खेल रहा उसको तो लेपर्ड खेल रहा। वो देख रहा मेरी नज़र इससे हट गई तो तुम्हारी ओर बढ़ जा रहा। और जब मैं ऊपर देख रहा हूँ तो वहाँ बैठा हुआ है। अब मैंने सोचा ओहो, जिस समय हम बना रहे थे इसने हमको उस समय देख लिया कि इसके अंदर ये बैठे हुए हैं, आज क्यों ना इन्हीं का खेल कर दिया जाए। अच्छा, मैंने देखा लास्ट क्या करूँ मैंने ऊपर देखा कि ऊपर जो लकड़ी थी वो इतनी मोटी मोटी लकड़ियाँ थी। अब हम दोनों आदमियों के पास 2 हथियार तो हैं, यदि हम एक झटके से उठे तो इतने मोटे डंडों को तो हम उठा ही नहीं पाएंगे। हमने तो इतने मोटे मोटे डंडे काट के डाल दिए इसके ऊपर। अब इतने बड़े ताकत से तो ऊपर नहीं फेंक पाएंगे, नहीं तो चलो धार फायर करके हो जाएगा। अब बहुत सिचुएशन ही ख़राब हो गई पूरी। वो आपके क्लोज आ रहा, वो मेरे क्लोज आ रहा। अब अंधेरा होने वाला है, यदि हम कुछ नहीं करें, वो केवल आए और वो हम पे अटैक करे, बच तो हम जाएंगे, फायर कर देंगे, वो करेंगे, परंतु इस गुत्थम में हम 100 मीटर नीचे जो चट्टान के नोक पे हमने मचान बनाई, उससे नीचे गिर गया कोई तो मर तो गया वो। मतलब वही हो गया ना, एक साइड तो पूरी खाई हो गई, अब पीछे लपट हो गया। उस हमारे यहाँ कहावत है ना, आगे गुआ पीछे खाई। वाह, वही वाला हो गया। अब फिर मैंने लास्ट में देखा उसको, अरे बाप रे, ये तो 5 मीटर पर पहुँच गया, बिल्कुल 5 मीटर पे लेपर्ड पहुँच गया। अब मेरी अक्ल काम नहीं करे, सोचा क्या करूँ। फिर मैंने ईश्वर को याद किया, क्योंकि मैं कभी ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मैंने मारे। मैं मारने बचाने वाला मैं कौन हूँ? मारने बचाने वाली तो ऊपर वाली है ना, मैं तो एक साधन मात्र हूँ।
मैं इसी चीज़ को मानता हूँ। मैं कभी नहीं मानता हूँ कि मैंने इतने लेपर्ड मारे। मैं जब हथियार उठाता हूँ तो अपने घर की जो पूजा स्थली है ना, वहाँ पे उस पर टीका लगा के ही हथियार उठाता हूँ और उसको कसम देता हूँ कि किसी निर्दोष पे बिल्कुल मत उठना, और जो दोषी होगा उसको सजा देना तुम्हारा काम है। मैं तो केवल टाइगर दबाने वाला हूँ ना, साधन हूँ मैं केवल, बाकी तो सब ऊपर वाले की बिल्कुल है। सही बात। तो मैंने सोचा अब देखता हूँ क्या करूँ। फिर मैंने ईश्वर को याद करके अपनी राइफल को उठा के उल्टी उसकी ओर लगा दी, जो लपट पीछे था, और इस पे अंगूठे, क्योंकि अब तो मेरे पास टाइगर दबाने के लिए अंगूठा ही था, अंगूठे से वो क्या लगाया मैंने हिसाब कि मेरी राइफल लगभग इसके चेस्ट पे है। और मैं आपको सच बताऊं, मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं कहीं किसी ब्लैक होल के अंदर घुस गया हूं, क्योंकि मैं एकाग्रचित्त हो गया था ना। तो मैं ऊपर से उसको एडजस्ट कर रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि ये एम सही आप है, मन में सोच रहे हैं। सोच रहा हूँ और वो एम हो रहा है। और उसके बाद मैंने अंगूठे से टाइगर दबा दिया, तो धाड़ फायर हुआ, तो लपट ऊंचाई पे था, ऐसे ही ढलान थी, तो सीधे हमारे ऊपर गिर गया, क्योंकि वहाँ से गिरना ही हमारे ऊपर था। तो मेरा जो साथी था वो कह रहा भाई साहब मर गया। तो मैंने मर गया, मैं तब जाग रहा हूँ मर गया। तब अच्छा, आपने अपने पीछे मतलब अनुमान से ही मार दिया हाँ, उसको? अनुमान से, उल्टी राइफल से। लोग तो उल्टी मार दे, मैंने उल्टी से मार दिया। मैंने उस भगवान का शुक्र अदा किया कि आपने आज हमको बचा दिया। तो वही तो मैंने बोला, मारने बचाने वाला तो ऊपर वाला है ना, तो बच गए हम। तो फिर अब आप मूवमेंट करने लग गए थे मैनीटर्स को मारने के लिए? जी। तो फिर उसके बाद अगला कहाँ गए फिर आप? फिर मेरे सारे जनपद में हैं, मतलब लगभग उत्तराखंड के संपूर्ण जनपदों में, जैसे चमोली में मेरे समझ से 13 है, टिहरी में 13 है, अल्मोड़ा में मेरे समझ से 6 है, बागेश्वर में है 5 के लगभग बागेश्वर हैं, मतलब ऑल पूरे उसमें उत्तराखंड में। तो जहाँ भी आदमखोर लगता था, उसके बाद क्योंकि मैं सरकारी कर्मचारी था और वहाँ से डीएम से, वहाँ का डीएम सीधे चमोली डीएम को करते थे कि फलाने आदमी को हमको भेज दो, तो हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी हमको उसी समय कार्य मुक्त कर देते थे और मैं अपना उसी जिस समय वो हो उसी समय निकल जाता था। मैं आपको एक घटना याद दिलाऊं, हिंडोला खाल के दुरोगी में एक लड़की 27 अक्टूबर 2008 को दिवाली थी, बड़ी वाली। अच्छा। उस दिन उसको किसी गुलदार ने उठा दिया पटाखा तोड़ते समय, और 70 साल के बुढ़े की एक ही लड़की थी, बुढ़े ने जहर खा दिया। तो रात को जो मेरे साथी में क्योंकि मेरे को 2 आदमी चाहिए जो लाइट मारे और उसके बाद मैं शूट करूं, तो हमारे घर पे ही बैठे थे, तो सब दिवाली थी, थोड़ा खा पी के हम लोग अपना एंजॉय कर रहे थे। तभी 10:30 बजे गोपाल सिंह थे डीएफओ उस समय, उनका कॉल आता, रावत हिंडोला खाल में एक लड़की को गुलदार उठा के ले गया और उसके पिताजी ने जहर खा दिया है, तुमको किसी भी हालत में कल सुबह वहाँ पहुँचना है यार, बहुत हंगामा होगा। मैंने उनको पूछा, सर आप ये बताओ कि क्या लड़की की बॉडी मिली या नहीं मिली? अच्छा। बोला ना, अभी तक तो नहीं मिली। तो मैंने सुबह क्या करना, मैं अभी चलते हैं। तो हम गैरसैंण से 12:10 पे चले, रात को। बोला परमिट कल सुबह आ जाएगा। तो मैं ठीक है, रात को गैरसैंण से 12:10 पे चले। 4 बजे हम देवप्रयाग थे। देवप्रयाग बंगले पे हम गए तो फॉरेस्ट वाले सो रखे थे, तो वहाँ के लिए आए थे कि सुबह जाएंगे। हम वहाँ से 18 किलोमीटर हिंडोला खाल है, उसके बाद 3, अब तो दुरोगी रोड चलेगी, उस समय पैदल था, 3 किलोमीटर पैदल चले और 6 बजे हम लोग दुरोगी पहुंच चुके थे। दुरोगी में हमने लाइट मारी, तब तक लेपर्ड जहां उसने लड़की को ले जा रखा था वहां वो बैठा था, तो उसकी आंखें वहां से रिफ्लेक्ट कर गई, हल्का उजाला स्टार्ट हो गया था। तो लेपर्ड ने सोचा इन्होंने देख लिया, उठा और वो चल दिया नीचे की ओर। तो बस्ती से जा रहा बिल्कुल लोगों के आंगन से आराम से। तो मैंने एम किया, लगभग मैं उस समय बहुत अच्छा फायरर था, तो मैं लगभग 200-300 गज एक्यूरेट हिट कर लेता था। और मैंने एम किया और जब वो ठीक उसने बदन दिया और फायर किया, लेपर्ड वहीं गिर गया। तो आप लगा लो 6 घंटे में ही मैंने आदमखोर को मार दिया था। जब हम फायर करके वहाँ गए तो लोग को, यार आप लोग कहाँ से? हमने बोला हम तो गैरसैंण से आए हैं। तो किसी को विश्वास नहीं हुआ कि गैरसैंण से, तो ये है मतलब इतने ज़्यादा क्विक और उसमें अपनी मतलब, क्योंकि बट आपने तो 1 साल में इतने लेपर्ड मारने का भी रिकॉर्ड बना लिया। हाँ, 2009 में 1 साल में सबसे ज़्यादा आग लगी थी 2009 में, सबसे ज़्यादा आदमखोर 2009 में लगे।
और 1 साल में मेरे द्वारा उसमें 12 आदमखोर मारे गए, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड बन गया अपना आप ही। 2009 में आपने 12 आदमखोर लेपर्ड को मारा, अलग अलग एरिया में? अलग अलग एरिया में, और सब लोगों को मार रहे थे? हाँ, सारे मैंने परमिट होता था। जैसे पोखाल में गया, पोखाल में है इधर 2009 का आपके रिंगालगढ़, ये वाला जो रिंगालगढ़ वाला एरिया है, ये सकलाना वाला, इस वाले एरिया पे, मतलब ऐसे पूरे 2009 के 12 आदमखोर हैं मेरे पास। तो सारे वो है ना, पूरे डाटा बनाए रहते पूरे उस समय का, यानी कि जो उस समय की अखबार की कटिंग है, उस समय का परमिट है, सारी चीज़ मैंने संभाल के रखी थी। बट आपने कभी, जब आप इतना क्लोजली आपने उसके व्यवहार को मॉनिटर किया, तो आप ये आजकल जो और बढ़ गया, आप देख रहे हैं हर जगह हम सुन रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है? आपको क्या लग रहा है इसके कारण क्या है? देखो, मतलब सबसे ज़्यादा है, हम किसी गुलदार के व्यवहार को तो बदल नहीं सकते ना। गुलदार और मानव का संघर्ष तभी खत्म हो सकता है जब एक प्रजाति पूरी खत्म हो। बिल्कुल, ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा तो होगा नहीं। तो यदि इंसान को रहना है तो उसको गुलदार के साथ रहना सीखना पड़ेगा ना, जो हमें नहीं आता। हाँ, अब गुलदार के साथ रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। उसके लिए गुलदार के व्यवहार को तो बदलेंगे नहीं, हमको अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा ना। यदि हम अपना व्यवहार थोड़ा बदल दें तो उस बदलाव से क्या होगा, गुलदार आदमखोर नहीं होगा, मारा नहीं जाएगा, और हमारा शिकार नहीं हो रहा, हम भी नहीं मारे जा रहे ना। तो यदि इंसान, क्योंकि सारा किया धरा तो इंसान है ना, यदि गुलदार घास खाना शुरू कर देगा तो तब हम कह सकते हैं हाँ भाई ये संघर्ष कम हो सकता है। ऐसा तो इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हम अपने व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव करें। जैसे सपोज दैट जखोली वाली औरतें थी, ठीक है, रुद्रप्रयाग खेत, हाँ, पहले भी तो हम लोग इकट्ठा जाके खेत में काम करते थे। अकेली औरत एक खेत में काम कर रही है, यदि हम 3-4 औरतें काम करती तो गुलदार हमला नहीं करता। चलो नहीं हुआ 3-4, ग्रुप में हमला नहीं करता, ग्रुप में नहीं करता ना, जब तक मतलब उसके वो हमेशा पीछे से अटैक करेगा। अब मैं आपको इसी में बता रहा हूँ, पीछे से हमला करेगा, आगे से नहीं। अच्छा, गुलदार आगे से हमला नहीं आगे से हमला नहीं, उसका व्यवहार ही है पीछे से हमला करने का। अब हम सब गुड़ाई करने के लिए झुके हैं ना, हम क्या करें, एक औरत उसमें से 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए खड़ी हो जाए, वो चारों ओर नजर फेर ले, तो क्या होगा, लेपर्ड कहीं उनके नजदीक आ रहा होगा, वो देखेगा अरे इसने मेरे को देख दिया, क्योंकि हमारे उसकी लड़की की आंखें उनकी ओर हो रही ना, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। जब बहुत सक्रिय मैनीटर होता है तो शिकारी को भी पीछे रामला वाला मुखौटा लगाना पड़ता है, आगे मुंह और पीछे वो, गुलदार को कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि वो आगे से अटैक करेगा नहीं, पीछे से हमला करेगा, तो पीछे तब तो रामला वाला मुखौटा आ जाएगा। तो उसी प्रकार से 2 मिनट बाद दूसरी महिला खड़ी हो जाए। इस प्रकार का हम रोटेशन करें, घास काटने में हुए, गुड़ाई में हुआ, जंगल जाने में बच सकती है ना। या उनको जो पक्षियों के व्यवहार थे, लेपर्ड के उपस्थिति के बाद एक कराई है, वो बहुत जोर जोर से आवाज़ करती है। यदि उसके नज़दीक उल्लू है तो उल्लू सूटी मारने लग जाता है। वॉकिंग डियर है तो वो जोर जोर से आवाज़ देता है। बंदर, लंगूर फटक से बता देते हैं कि यहाँ लेपर्ड है। हमारी औरतों को सबके बारे में पता है, ये आवाज़ हो रही है, ये आवाज़ है, ये, परंतु उनको बताने की आवश्यकता थी कि ऐसा इनमें यदि आ रहा है तो आप समझें कि हमारे अगल बगल कोई ना कोई खतरा है। यदि वो समझ जाते तो अपना आप ही बच जाएंगे ना। अब मेन प्रॉब्लम उत्तराखंड की क्या है, अभी जब तक गुलदार का आक्रमण होगा ना, 1 महीने सब बहुत ट्रेंड हो जाएंगे। जैसे बच्चों का है, 6 बजे से 8 बजे की बाहर नहीं रखना है बच्चे शाम को, क्योंकि उस समय वो प्राइम टाइम है उसका अटैक का। गुलदार का प्राइम टाइम 6 से 8 है, 6 से 8 शाम को, मतलब जाड़ों में थोड़ा 6 से 7 बजे हो जाएगा, और इसमें 7 बजे से 8 बजे हो जाएगा। तो उस समय हमारा बच्चा बाहर उसको मिलेगा नहीं, तो क्या करेगा, वो शिकार कर ही नहीं पाएगा ना। फिर जब गुलदार कहीं गांव पे पहुंच रहा है तो वो कहाँ अटैक करेगा, पहले जंगल से आने वाले जो रास्ते का पहला घर होगा उस पे सबसे पहले अटैक होने की संभावना होती है। अच्छा, तो जब हमको पता है ना गांव का ये रास्ता है, इस पे ये घर है, इस पे अटैक होने की संभावना है, तो उस घर वाले पहले से चौंकने रहे ना, वो 6 बजे से अपने बच्चों को अंदर रख दे। एक कुत्ता ना पाले, 2 कुत्ते पाले, एक कुत्ते पालने पे 9 घंटे तक गुलदार बैठ जाएगा। गुलदार डबल कुत्ते पे कभी अटैक नहीं करता। उसको मालूम है कि एक कुत्ते को मैं पकड़ लिया, दूसरे ने मेरे को बदन को घायल कर दिया, तो वो किसी भी हालत में अपने बदन को घायल नहीं होने देता है। अच्छा, इसलिए 2 कुत्ते पालना है, एक तो बिल्कुल पालना ही नहीं है। और जो फैंसी है,
फैंसी तो उसको पियर टॉफी है ना, वो तो टॉफी जैसे, वो तो उसके चक्कर में तो और बैठ जाएगा। तो बड़े साइज के पालो कुत्ते, जैसे हमारे भोटिए हो, बस बस वो कुत्ते, 2 कुत्ते पाल दो, कोई मतलब ही नहीं है लेपर्ड का वो करना। तो इस प्रकार से फिर उसके बाद दोबारा जब अटैक होगा तो वो गांव के किनारे वाले मकानों पे होगा। इस प्रकार की जो हम सारी बताएंगे लोगों को या अपने बचाव के तरीकों में हम बताते हैं, तो क्यों नहीं बच सकते हैं? तो आपने कभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों से नहीं कहा कि साहब इसको इनके लोगों के व्यवहार में हाँ, हमें ये इनकलकेट करना मैं होगा, ये बताना चाह रहा होगा हूं, कि भाई ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें अगर अपने को बचाना है तो हमें इनके व्यवहार को समझना होगा। मैं तो ये सोच रहा था सर भट्ट जी, यदि मैं 31 मार्च 2024 को मैं रिटायर हुआ, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अपने इन अनुभवों को किसको ट्रांसफ़र करूँ। मेरे को तो प्लेटफॉर्म चाहिए। मैं फॉरेस्ट को पूरी ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूँ निःशुल्क, कि कम से कम फ्यूचर तो उन्हीं का है ना, उन्हीं ने इसका वो करना है, लेपर्डों से लड़ना है, लेपर्डों के बारे में उनको ज्ञान होना जरूरी है। तो जब कोई मेरे को करे ना, कोई नहीं बुला रहा, अब मैं वही पीड़ा हो रही है कि भाई एक दिन तो मौत तो आनी है, और आजकल तो किसी की गारंटी नहीं है कि समय आ जाए। और तब कोई इस जो अपना अनुभव की गठरी को लेके ऊपर जाके क्या करेगा आदमी, इसलिए इसको वितरण करना बहुत जरूरी है ना। बिल्कुल। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं कहाँ से और कितने लोगों को बता पाऊँ कि गुलदार का व्यवहार ये है, बचाव ये है, या फॉरेस्ट वालों को कि आप इस प्रकार से ट्रैक करो, इस प्रकार से आप यहाँ पिंजरा लगाओ, इस पे ऐसा हो सकता है, इसका व्यवहार ऐसा है। ये अभी मैं एक और रोचक आपको बताऊँ। प्लीज़ बताइए। मैंने डीडी हाट में एक आदमखोर मारा था, डीडी हाट में, अल्मोड़ा उसमें पिथौरागढ़। उसने 16 शराबियों का शिकार किया, केवल शराब, केवल शराबियों का। अरे! न किसी बच्चे को मारा और न किसी महिला को, न किसी के घर पे गया। और उसमें से एक आदमी उसका जिंदा सबूत है, जो केवल जिंदा है। अभी मेरा अपना चैनल है लखपत रावत 55 के नाम पे, उस पे इसकी स्टोरी आने वाली है। अच्छा। और इस पे अल्कोहल मैनिटर में किताबें छप हुई है बहुत सारी मेरी स्टोरी पे। तो ये अल्कोहल वालों को ही क्यों टारगेट करता उसका था? ये हुआ, जब उसने किसी फर्स्ट किल को किया तो वो पिए हुए में था, तो मांस खाने के साथ साथ शायद अल्कोहल से उसका स्टोमच फट गया, उससे अल्कोहल निकला, इसने थोड़ा उसको टेस्ट कर लिया, इसको उसकी लत पड़ गई। तो आप ताजुब करेंगे, 4 आदमी हैं हम, 4 आदमी हम चल रहे हैं एक साथ, क्योंकि सड़क से पैदल रास्ते थे गाँव के, बहुत 20 किलोमीटर रेडियस का एरिया है और सारे पैदल रास्ते थे। अब तो कुछ कुछ रोड चलेगी, मैं परसों गया था उन एरिया पे, मैं वहाँ से इंटरव्यू लेके भी आया। तो ये उन 4 आदमियों में से किसने शराब पी है, 1 किलोमीटर दूर बैठ के टॉप से इन लोगों की टंग को पहचान लेता था कि किस आदमी ने शराब पी है। आप लगाइए कितना इंटेलिजेंट होगा, जीभ की टंग, क्योंकि शराबी की आवाज में फर्क हो जाता ना। हाँ। तो उस टंग को पहचान लेता था ऊपर से। लेपर्ड। और फिर उसके, और ये लोहा घाट की बात है, यहाँ डीडी हाट की। और उसके बाद फिर उसका शिकार करता था उसी का। तो जब एक बार एक फौजी भाई थे, तो उमेद सिंह हैं कोई, उनको अगले रात इसने मारा था। तो फौजी भाई अभी जिंदा है, परसों मिल के भी आ रहा उनसे, किशन सिंह जी। तो उसके बाद उसको डीडी हाट कैंटीन जाना था, तो वो कह रहा था कि सर मैं जिस दिन कैंटीन जाता था फुल पी के आता था, वहीं से 1 बजे तक पहुंचता था मैं घर। अच्छा, रात को 1 बजे तक। हाँ। और जब मेरे वो टैक्सी वाला मेरे को वहाँ ले गया डीडी हाट में, तो उसने बताया कि कल रात उमेद सिंह को भी मार दिया बाघ ने। अरे मैंने सुना उसको मार दिया, तो मेरे को डर हो गया। मैंने उस दिन केवल ज़्यादा नहीं पी, केवल 1 क्वार्टर से ज़्यादा नहीं पी, और मैंने कैंटीन से वो लिया अपना सामान, और मैं घर के लिए मैंने बोला यार तू जल्दी पहुंचा दे भाई आज घर। और तो वो जल्दी घर पहुंचा। थोड़ा उसने घर में भी पिया। अब उसके दिमाग में ना साली उमेद सिंह को भी इसने मार दिया। तो 9 बज रहे थे, ये थोड़ा बाहर जाके जोर जोर से चिल्लाने लगा, ए भाग आजा, मैं दिखाता हूँ तेरे को क्या है तू, ये सो, ऐसा बोलने लगा। ये दूर, क्योंकि ठीक उसी के टॉप में उसने उमेद सिंह का शिकार किया था उस दिन पहले रात। और ये वहाँ से सुन के अच्छा आज इसने पी रखे, सीधा वहाँ पहुँच गया। और 9 बजे ये कमरे के अंदर जाने लगा, और लेपर्ड ने इसको पीछे से पकड़ लिया यहाँ से। अरे तो जब उसको गिरा रही थी, वो लेपर्ड गिरा रहा था, तो 3 बार अटैक किया उसने उसको। एक बार उसने यहाँ किया, एक बार यहाँ से निकाल दिया, फिर तीसरा अटैक किया, परंतु ये जमीन में नहीं गिरा पाया उसको। वो कह रहा है यदि मैंने ज़्यादा पिया रहता तो एक झटके में मैं जमीन में गिर जाता, तो हो गया था,
तब तो वो सीधे ग्रिप कर लेता गले पे तो हो गया था, परंतु इससे मेरे को गिरा नहीं पाया। और उसके बाद उसकी मिसेज आई, उसने घंजाले से इस लेपर्ड को वार किया, तब जाके इसने इसको छोड़ा। तो एक जीता जागता बर्द को 2 महीने तक हॉस्पिटल में रहा। अभी भी कल बोला था सर इन नसों में बहुत दर्द हो रहा है, कभी कभी दबा रहे तो बहुत पेन कर रही है वो, तो ऐसे पूरे उधड़ दिया था उसको। तो एक केवल वही विटनेस बचा है उसका, और वो भी शराब पी के उसने हल्ला किया और वो पहुंच गया था वहाँ। अच्छा। तो इसमें 3 बॉडी पे तो मैं बैठा रहा लोगों की, जो मारे हुए लोग थे ना। और कितना टाइम लगा आपको इस लेपर्ड को टारगेट करने में? ये लेपर्ड स्टार्ट हो गया था 3 साल से, ये 2010 से स्टार्ट था। अच्छा। अब मारा गया ये 14 अक्टूबर 2014 को, 4 साल 4 साल में। और विशेष बात ये रही कि इसमें ज़्यादा हो हल्ला पहले नहीं हुआ। 10 किल तक तो कोई मतलब ही नहीं, 10 किल हो गए और कोई चर्चा ही नहीं? कोई चर्चा ही नहीं है। अरे मतलब कंपटीशन मिल रहा था, बाकी वही अरे यार चलो कोई नहीं, शराबी तो होंगे। जब लोगों ने अति देखी उसके बाद तब जाके इसके लिए परमिट जारी हुआ। अच्छा, 10 किल तक परमिट ही जारी नहीं हुआ मारना तो कहा रहा, परमिट ही जारी नहीं हुआ, किसी ने वो हल्ला ही नहीं किया। तो फिर जब आप फिर परमिट जारी हुआ, फिर आपने कितना समय लगा आपको टारगेट करने? मेरे को लगा एक बार मैंने इसको जुलाई में मार दिया था, उस समय हम मिस कर गए थे इसको। अच्छा। फिर अक्टूबर में इसके 3 किल और किए उसके बाद। जुलाई से 22 अक्टूबर के बीच में 3 किल और कर दिए। 3 किल और कर दिया 2014 में। फिर अक्टूबर में गया मैं, तो अक्टूबर में तब इसको मारा गया। तो मारने के दिन जब मैंने फायर किया उसके बाद इसको बुलाया मैंने फौजी भाई को कि आओ भाई। तो फौजी भाई आए, तो सबसे पहले फौजी भाई ने डंडा था इनके हाथ पे, 4 डंडे तो उस गुलदार को मार दिए मरे हुए। गुस्से में थे ना, उनको चोट पहुंचाई थी। फिर उसके बाद किनारे पे जाके जोर जोर से रोने लग गई। मैंने बोला ऐसा क्या हो गया? बोले यार मैं उस ईश्वर का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि मैं इतने बड़े से बच कैसे गया, इतना बड़ा लेपर्ड था ना। फिर उन्होंने उसको उठाया, अपने पीठ पे रखा कि ये नीचे से इसने यहाँ तक कैसे पहुँचाए, तो उसका हाथ तो उससे भी ऊंचे पहुँच रहे थे। तो विश्वास बाबा तो मैं बचा कैसे इससे। तो ये था डीडी हार्ट मेंटर, एल्कोहल मेंटर आप सर्च करेंगे तो आपको इसकी तो अभी आप जब उमेश जी से मिल के आए तो क्या आप? हाँ किशन सिंह से। किशन सिंह जी। हाँ ये अभी ठीक है, बढ़िया चल रहे, क्योंकि मेरी स्टोरी इस पे नहीं बनी थी ना अपने चैनल के लिए। तो आपने जहाँ जहाँ मारे आप स्टोरी बनाते हैं उसकी? मेरे तो 30-32 बाघों की स्टोरी चल रही, और इसके बाद इसकी जो मतलब जाके क्योंकि उस समय हम जल्दीबाजी में थे, उन गाँवों के नाम नहीं लाए थे, फोटो कैमरे नहीं थे, फोटो नहीं लाए थे। तो अब वीडियोस और वो बना बुनो के कंप्लीट ला के तब उसमें अपलोड करेंगे। क्योंकि इस समय डीडी हार्ट में किताब कौथिक भी था, हेमपंत जी भी वहाँ थे। तो मेरे को और बढ़िया मौका मिल गया, चलो यार उसका भी ले आओ। वो मैनीटर उसके बारे में बहुत चर्चा की मैंने इस समय डीडी हार्ट में भी, एल्कोहली मैनीटर जो वहाँ का था डीडी हार्ट किताब कौथिक में भी। तो ये जो कहावत है कि अगर इसके खून लग जाता है, जैसे इंसान का खून लग गया तो फिर ये उन्हीं को टारगेट करता है, सही बात है? ऐसा है, मतलब 2 प्रकार के होते हैं, एक होती है किलिंग और ईटिंग। यदि लेपर्ड ने केवल किल किया तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सब वो आदमखोर हो जाए। हाँ यदि उसने मारा और खा भी लिया है तो उसके चांसेस हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि वो किल कर रहा है खाने के लिए कर रहा है? हाँ कोई ज़रूरी नहीं, किलिंग तो हो जाती है कभी भी। भाई किल किया और भाग गया, हल्ला हो गया भाग गया, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आदमखोर हो। यदि ईट खा भी रहा है तो तब चांसेस ज़्यादा है कि हाँ हो सकता है। अभी तो जैसे एक बागेश्वर में था, एक बच्चे को उसने किल कर दिया था, ऊपर की है वहाँ मैंने लिख के दिया। और मैं यहाँ गया था मैं ओखलकांडा में एक लड़की को गुलदार ने किल कर दिया था, मैंने रिटर्न दिया। अरे भाई इनके व्यवहार में कोई अंतर आया ही नहीं है, इनको मारने की आवश्यकता ही नहीं है, और वास्तव में वो दोनों सुधर गए। भाई केवल किल हुआ है ना, खाया तो है ही नहीं है। अच्छा। और फिर मैं रीड कर रहा हूँ, मैं लगातार इनके पीछे हूँ, इनके व्यवहार में सामान्य लेपर्ड की तरह इनका व्यवहार है, इनको मारने की आवश्यकता है ही नहीं, मेरा रिटर्न दिया मैंने। लेकिन हम अपने लोगों को बचाएं कैसे? हाँ लोगों, ये जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, मानव जीव संघर्ष, ये क्यों बढ़ रहा है और हम अपने लोगों को पहाड़ में कैसे बचाएं? भाई पहाड़ में बचाने के लिए सब कुछ है, हम लोग जो बचाव के तरीके बता रहे, मैंने बोला आपको लेपर्ड के साथ रहना सीखना पड़ेगा ना। प्रकृति संतुलन के लिए सबकी आवश्यकता है ना, बिल्कुल, तो उसकी भी आवश्यकता है। फिर मेन देखो आजकल शियार नहीं है, शियारों की संख्या कम हो गई है और लेपर्ड बढ़ गई। जब लेपर्ड माँ अपने शिकार के लिए कहीं जाती थी तो प्रोन की गंध सबसे ज़्यादा शियार समझता है, तो वो इसके बच्चों को कुछ को खा लेता था छोटे पे। तो उससे क्या हो जाता, एक बैलेंस हो रहा था ना। भाई एक फीमेल
18 महीने तक बच्चे पालेगी 2, और उसके बाद फिर गर्भवती होगी 21 महीने में फिर 2 बच्चे दे देगी। आपके तो 21 महीने में 1 से 5 हो रहे हैं। बिल्कुल। उसका बैलेंस भी तो नहीं। एक प्रजाति जब कभी भी ऊंची उठ जाती है तो वो हमेशा खतरे की घंटी होती है, चाहे सुअरी बढ़ जाए, चाहे लेपर्डी बढ़ जाए, कोई भी प्रजाति में बैलेंस तो बैलेंस होना चाहिए था। परंतु मैं ये अपना सोच रहा हूँ, जितना आपके पास लेपर्ड है उनकी भोजन की व्यवस्था कहाँ है? फिर हम लोगों का जो किया धारा है, पौड़ी में सब प्लान करके तो भाग गए, लोग चले गए प्लान करके, लोग अपने गांव तक छोड़ रहे हैं, घर छोड़ रहे हैं। भरतपुर है, भरतपुर अभी मेरी एक डेथ राउंड जो फिल्म थी वो अभी नेशनल ज्योग्राफिकल और उसको 7 देशों पे बनी है, उसको मैं भरतपुर मेरे पे शूट किया था भरतपुर का, तो मैं गया हूँ भरतपुर में। वहाँ पे सारे बिजली लगी, पानी लगे, लोगों ने घर छोड़ दिया। मैं जब सब बंजर हो गया, खेत बंजर हो गए, तो लेपर्ड को तो आपने एक आसान सा आवास दे दिया ना रहने के लिए। मैं डीडी हार्ट किताब को थी, मैं एक बच्ची मेरे से पूछ रही थी कि सर आप बताओ कि लेपर्ड आदमखोर कितने एज में होता है? तो मैंने उसको यही स्टोरी सुनाई थी। वो लेपर्ड वहाँ रहा, एक रात रहा, उसने देखा यार यहाँ तो मेरे को डिस्टर्ब कोई नहीं कर रहा, फिर वो परमानेंट रहने लग गया वहीं। बच्चे उसने वहीं दे दिए। जब बच्चे बड़े बड़े हुए तो वो इंसान के बच्चों को देखने लगे, इंसानों को देखने लगे। जो हमारे और लेपर्ड के बीच एक लकीर है ना, डर की लकीर, वो लकीर खत्म हो गई। अब माँ ने तो उसको छोड़ना ही था, माँ ने उसको छोड़ दिया 18 महीने बाद। एक तो अनटाइम बच्चा, क्योंकि शिकार करने के लिए लेपर्ड को अपने बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए भी तो शिकार चाहिए। बिल्कुल। अब शिकार तो है नहीं ना, तो किस पे देगी उसको ट्रेनिंग? एक अनट्रेन बच्चे को इस संसार में छोड़ दिया। अब वो आया तो वो शिकार तो करना वो जानता नहीं है, तो क्या करेगा? भूखा तो रहेगा नहीं, और घास उसने खानी नहीं है, तो क्या करेगा? उसने एक देखा इंसान का बच्चा स्कूल जा रहा था, उसका शिकार कर दिया। 2 साल की मादा आदमखोर हो गई। भाई कहाँ है एज? वो तो 2 साल की मादा जो तो फर्स्ट बार पृथ्वी पे आई थी माँ से छोड़ के, वो आदमखोर हो गई। कहाँ एज ग्रुप है? तो कुछ किया हमने है ना, और भुगत गुलदार रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि हमारे इंटरवेंशन के चलते ये हालात आज हमने ही पैदा किए, हमने किए। इसके लिए हम ही जिम्मेदार है। ये सही बात है, हम ही जिम्मेदार है, हम ही को संभालना पड़ेगा। भाई हम बचाव के तरीके बता रहे हैं, उनको इम्प्लीमेंट करो ना। ऐसा होना है, ये औरतें ऐसे वो कर रहे हैं, बच्चों को ऐसा करना चाहिए। जो चीज़ बचाव के तरीके हैं ना, उनको हम ऐसा थोड़ी कि जब तक हमारे यहाँ गुलदार लगा है तब तक सोचा और उसके बाद छोड़ दें। इस पॉडकास्ट के माध्यम से जी रावत जी, आप बता दीजिए कि कौन कौन से वो काम करने चाहिए जिससे आप अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं गुलदार और बाघ से। मैं कुछ जितने मेरे को फटाफट याद आए उतने में बता दें। एक तो आप हमारे जो बच्चे हैं, वो बच्चे शाम के समय किसी भी प्रकार से बाहर न रहे, क्योंकि हमारे या तो सैन्य बाहुल्य क्षेत्र है, पिताजी फौज में होंगे या वो मजदूरी के लिए वो बाजार में होते, उस समय बच्चा अकेला होता है। और बच्चों के दिमाग में इस प्रकार से उसका भय न पहुँचाए, क्योंकि बच्चे का जो माइंड है ना, कोमल है, हृदय कोमल है। यदि हम इस प्रकार के उसको बताएंगे तो वो कहीं ऐसा ना करे कि गुलदार के प्रति उसकी भावना ही बदल जाए, नफरत हो जाए। ये भी नहीं होना है। ये भी तो नहीं होना है। उसको बताए ऐसा ऐसा है, आप उस समय केवल होमवर्क करो, अपना जो दिया हुआ होमवर्क है वो होमवर्क कर लो। जब आपके मम्मी पापा आ जाते हैं तब आप आ जाओ। अभी जैसे एक बच्ची मेरे से क्वेश्चन करती, सर ठीक है गुलदार लगा तो उसमें तो बच्चों को ही सजा मिल रही है, तो भाई आपके पास 12 फुट से ऊपर ऊंचाई पे छत है तो आप छत में बैठ जाओ ना। पर होनी 12 फुट, ऐसा नहीं इस साइड से 12 फुट और यहाँ हमारे सीढ़ीनुमा खेत और ऊपर वो खेत से मिला हो, 12 फुट ऊपर बैठा दो। तो क्योंकि लेपर्ड 12 फुट तक नहीं पहुँच पाएगा। टाइगर हो तो टाइगर 20 फुट आपको ऊंचा बैठना पड़ेगा। अच्छा, तो उसके लिए वहाँ बैठ जाओ, तो क्या है आप कहीं भी सेफ रह जाते हैं। और एक इसमें एक छोटी सी मतलब, जैसे ऐसी एक 2007 की बात है, बिलखेत सतपुली यहाँ पे माँ ने बच्चों को ऊपर बिठा दिया, बैठे हैं फसला काम कर रहे हैं। तो नयार घाटी का आदमखोर है, मेरी स्टोरी में भी है। कभी होनी होती है छोटे बच्चे की पेंसिल हाथ से छूट जाती है। अच्छा, अब वो छत से गर करते हुए नीचे गिर गई। अब वो क्योंकि वो अपना काम बता रहा तो भाई को ऐसे मार रहा उस पेंसिल से, ऐसे कि मेरा काम देख तू, ऐसे में पेंसिल उसके हाथ से छूट गई और वो नीचे आ गई। किचन के सामने वो पेंसिल गिर गई। अब छोटे नहीं, किसी को बताया नहीं, वो सीधा आया और सीढ़ी से नीचे आया और किचन के वहाँ पे अपनी पेंसिल उठाने लगा और गुलदार बैठा रहा।
गुलदार ने फटक से उसको पकड़ा और भाग गया। हमने सेव तो कर दिया था, परंतु बच्चों को ये तो सिखाना पड़ेगा कि आप बिना बोले हुए नीचे नहीं आएंगे। वो पेंसिल उसके एक बहाना बन गया और गुलदार उसको उठा के ले गया। दूसरा, जैसे मैंने खेतों में काम करते हुए घास वाली महिलाओं के लिए बता दिया, उनको जीव और जानवरों की जो परिवर्तन हो रहा है कहीं पे अचानक, बाकी तो वो डेली देख रहे हैं ना, डेली सामान्य है। या कोई से बंदर जोर जोर से आवाज कर रहा है, इसका मतलब वहां लेपर्ड है ना, या वॉकिंग डियर आवाज कर रहा तो वहां लेपर्ड है ना। इस चीज को अपने रीड में करना चाहिए, और हमेशा के लिए। ऐसा नहीं कि गुलदार मारा गया और उसके बाद जयराम जी हो गया सब। मेन प्रॉब्लम यही तो, सब उसके बाद भूल जाते हैं। गौशाले में कभी भी किसी बच्चे को न ले जाए। वैसे भी पशुपालन कम है, नहीं तो अक्सर गुलदार का नेचर है कि वो बस्ती की वो जरूर आएगा रात को, चाहे वो 10 बजे आए चाहे 11 बजे आए, वो उसका बिहेवियर है। जंगल से गायों के साथ या गौशाला पे गुलदार आ जाता है। माँ के पास छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को देखने वाला घर पे कोई नहीं है, वो आई, वो गाय को धोने लग गई और उसको दरवाजे पे बिठा दिया। लेपर्ड तो बस्ती पे आया, उसने गौशाला तो आना था क्योंकि जानवर वहाँ है तो शिकार वहीं तो मिलेगा। उसने देखा ये बच्चा वहाँ है, उसको उठा के ले गया। 5 घटनाएं ऐसी भी है जब गौशाले से बच्चे को उठा लिया। तो ये हमें सबक देती है ना? हाँ, ये सबक देती है कि हम ऐसा ना करें। मकान वाला मैंने बता दिया, किसके घर पे कुत्ते हमेशा जोड़े में पाले। मेन आजकल बरसात का मौसम है, हम मक्का, लौकी, ककड़ी की बेल अपने घर के सामने वो कर लेते। भाई आप गुलदार को सीधा छुपाव दे रहे हैं। यदि गुलदार के लिए 20 मीटर तक कोई छुपाव नहीं है तो गुलदार आप पे हमला कर ही नहीं सकता है, क्योंकि धोखे से करता है ना हमला, क्योंकि छुपाव दे रहे हैं ना, छुपाव। अब हमने ककड़ी की बेल यहीं पे लगा दी, वो आया, वो उसके चुप बैठ जाएगा, तो हमारे बहुत नजदीक पहुंचा दिया ना। तो जैसे हम माल्टे या किसी के पेड़ घर के बहुत नजदीक बो लेते हैं, भाई फ्यूचर के लिए सोचो ना, उस पेड़ को 20 मीटर दूर वो करो ना। कम से कम हमको 20 मीटर अपना आंगन खाली चाहिए, चारों ओर उसकी लाइटें हों पूरे। तो क्या होगा, उससे कभी भी गुलदार आप पे घर पे हमला नहीं कर पाएगा। जब भी आप बाहर जाते हैं तो सबसे पहले टॉर्च से चारों ओर देख लो। यदि हमको रात को कहीं निकलना है, क्योंकि गुलदार हमेशा पीछे से अटैक करता है। एक बार हम आगे टॉर्च करें, 5 कदम जाने के बाद हमको पीछे लाइट मारे ना, क्या पता पीछे से तो अटैक नहीं होगा। बाई चांस आप आंखें नहीं भी पलट के भी नहीं करेंगे, आप टॉर्च भी मारेंगे तो गुलदार पीछे के लिए, जब हमारी लाइट पड़ेगी पीछे को, तो गुलदार ये सोचेगा यार इसने मेरे को देख लिया। अच्छा, उसको भी खतरा है। हाँ, उसको कंफ्यूज हो जाएगा, अरे इसने तो मेरे को देख लिया। तो आप इस प्रकार से बच सकते हैं। ऊंचे स्थान पे बैठो, नीचे न बैठो। कहीं वो ऐसा ना हो आप नीचे वाले पोर्शन पर थकान लगे नीचे बैठे, वो तो ऊपर से छलांग मार देगा ना। इसलिए ऊंचे प्लेस पे आओ तो वहाँ वो आप पे अटैक नहीं कर पाएगा। हमको व्यवहार में क्या करना है, इतने तो बदलाव करने हैं। तो शहरों में मतलब सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई रावत जी कि शहरों में भी तेंदुए खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसा है ना, इसके सबसे बड़ी जो हम बोलते हैं ना कि जो प्रकृति और वातावरण और पूरा सारा बदलाव आ चुका है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, वो उसका बदलाव इस पे भी तो है। पहले एकाकी जीव माना जाता था इसको, अकेला रहता है और अकेला है, क्योंकि जितनी थ्योरी होगी सब अकेले की लिखी होगी। मतलब केवल 3 दिन मीटिंग में साथ होंगे, 18 महीने जब बच्चे होंगे तो वो होंगे। परंतु मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं, बागेश्वर में 2018 में जब मैंने लेपर्ड मारे तो 4 लेपर्ड एक साथ थे। तो मैं उसी दिन बता दिया था कि इनके व्यवहार में अंतर आ गया है, और बहुत पेपरों में बहुत ज़्यादा मैंने दिया कि इनके व्यवहार में अंतर आ गया है। लॉयन की प्रवृत्ति के हिसाब पे ये काम कर रहे हैं। हरिद्वार में एक आदमी ने कुत्ते पे जहर डाला, वो बेचारा जेल में है। वहाँ 3 लेपर्ड मर गए। एक माँ 2 बच्चे मरते हैं ना, तो हम बोलते हैं ठीक है एक फैमिली मर गई। उसमें एक मर गया 8 साल का, एक 6 साल का, एक 12 साल का। एक लेपर्ड के शिकार को दूसरा लेपर्ड नहीं ढूंढ पाता, ये 3 कैसे मर गए? बिल्कुल, इसका मतलब वो ग्रुप में रह रहे थे, इसीलिए तो मरे। बिल्कुल। तो यही सबसे बड़ी चीज़ है, और आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक जो ये ट्रेंड चल रहा है, जो परिस्थितियां बदल रही हैं, परिस्थितियां बदल रही है, और लेपर्ड का व्यवहार तुरंत उसके हिसाब से बदल रहा है बहुत ज़्यादा। और कहीं ऐसा न हो कि उसके व्यवहार हमको ही ज़्यादा भारी न पड़े अब, क्योंकि लेपर्ड का व्यवहार लगातार बदलता जा रहा है, और वो उसका गुण भी है। यदि एक गलती हमने कर दी तो लेपर्ड उसको 4 गुना उससे तेज बन जाता है, वो 4 बार सोचने लग जाता है। तो उसी प्रकार आप कह रहे गाँव में, अब उसको मालूम है ना, जो हमारे डंगर हैं, जो लोग आवारा पशु है, तो आपने वो सब मार्केट डाल दिए ना। कुत्ते आपके मार्केट पे हैं,
खाना उसका जब मार्केट पे है तो वो गांव में जाके करेगा क्या? ठीक बात है, सब चीज तो बाजार है ना। आपने देखा आवारा पशु कितने हैं, बिल्कुल। कहाँ है? बाजार में। कुत्ते कहाँ हैं? बाजार में। सारी चीज तो मार्केट पे, तो गांव में क्या करेगा? तो अभी भी आप रीड करते हैं इनके व्यवहार को, जहाँ जहाँ से इंसिडेंट होते हैं आप रीड करते हैं? अभी भी जैसे अभी ये वाला है, शायद मैं यहाँ से इसके बाद जखोली, रुद्रप्रयाग वाले जखोली पे निकलूंगा। हाँ, सपोज दैट ये है कि मैं नाइट में शूट नहीं कर पाता हूँ दूर वाला जो मेरा पहले था, परंतु जो मेरे अपने अनुभव है उनसे मैं नए लड़कों को ट्रेन कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपने कुछ लोगों को ट्रेंड किया? जैसे अभी दोनों लड़के वहाँ हैं रुद्रप्रयाग वाले में, वो मेरे ट्रेंड हैं। अच्छा, आप उन्हें गाइड कर रहे हैं? भंडारी है और ये है वो मेरे। इसका लाइसेंस मिला है, परमिट मिला है इसे मारने का? हाँ, इसका परमिट हो चुका है, परंतु हमारी जो संख्या है ना, इसको एसओपी है। एसओपी में किसी भी शिकारी को नहीं बुला सकते हैं, वन विभाग ही दिखाएगा कि मैंने ही मारा, पर लेकिन हेल्प तो करनी पड़ेगी ना, ट्रैक करके देंगे उनको कि ये है, ये ट्रैक है, इसको ट्रैक करो, इसको फॉलो करिए, यहाँ मिलेगा। ये है, मतलब इसका व्यवहार ये है, ये वाला मैनीटर है। तो आपके ऊपर फिल्म बन रही है अब तो? मैंने हाँ, ये मेरे पे फिल्म बन रही है। मैं अध्यापक से शिकारी कैसे बना, इस पे मेरा रोल हेमंत पांडे जी करेंगे और टमटा जी इसमें वो हैं, डायरेक्टर हैं, और इसकी शूटिंग शायद जुलाई अगस्त में हो जाएगी। दुनिया को पता तो लगना चाहिए ना, आपका तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है साहब। हाँ, मैं ये वही रवि जी, आप एक स्पेशल व्यक्ति हैं उत्तराखंड के भाई, जिन्होंने अपने मतलब आगे आके स्वयं से लोगों की मदद करना और मैनीटर, टाइगर और लेपर्ड्स को मारना, ये कोई आसान नहीं होता। आपका जीवन तो रिस्क में हर समय। मैं ये सोचता हूँ कि मैं कितनी सेवा कर सकूँ। मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया, दूसरों के लिए। आपको एक चीज़ बताओ, एक दिन आपने मेरे को फ़ोन पे कहा था कि रावत इसमें आपका फ़ायदा होगा, बस मेरा इस चीज़ को मैंने दिमाग से उतार दिया। मैंने बोला जहाँ मेरा फ़ायदा होगा वहाँ मेरे को काम नहीं करना है। हाँ, जनता का फायदा होगा तो मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैंने हमेशा सारी निःशुल्क सेवाएं हैं। आप लगा लो 2009 में 12 मैनीटर मारे, एक मैनीटर पे 50,000 रुपया लग रहा था। जीपीएफ से विड्रॉल किया सर, क्या करता? अपना पैसा खर्च किया? तब अपने पैसे तो खर्च होता, मैं तो निःशुल्क सेवा देता हूँ सारी। अरे यही तो है, कोई मेरे को कोई सहायता नहीं करता। मेरे पास अपना इक्विपमेंट है, कम से कम 20-30 लाख का इक्विपमेंट है। 2 राइफलें हैं, टेलीस्कोप है, नाइट विजन है, 6 ट्रैप कैमरे हैं, सारे अपने खरीदे हुए हैं अपने जीपीएफ से। तो एक बाग पे मिनिमम 50,000 रुपये खर्च होता था उस समय, तो मैं सारे अपने उससे करता था। ये भी फॉरेस्ट नहीं देता था? कोई कुछ नहीं देता सर, यही तो खासियत है, मैं तो निःशुल्क सेवा देता हूँ। अरे मैं तो आपको सैल्यूट करता हूँ भाई यही है कि बस जब तक है शरीर में ताकत तब तक तो करना ही पड़ेगा। और मैं ये चाहता हूँ कि जितना मैं अपने विचारों को और उनको फैलाऊँ ना, तो और बढ़िया रहेगा। कम से कम लोग बचे तो रहे, गुलदार भी तो बचे रहे भाई, उसको भी तो बचना है। बिल्कुल, वो भी प्रकृति का वो प्रकृति का एक अंश है भाई। आप लगाओ, कोई आदमी सपोज दैट कहीं किसी का कुछ पैसों के लिए किसी का मर्डर कर लेता है, तो वो तो बेल कर लेता है। ये बेचारा तो उसने अपने भूख मिटाने के लिए इंसान के बच्चे को खाया ना, उसको तो अपनी सुनवाई के लिए भी कोई चांस नहीं है, वारंट कट जाता है, इसको शूट करो। अभी हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ आबादी ज़्यादा होगी, हम दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, ठीक सोच है? आप सबसे पहले इनकी जनसंख्या बताएं कि ये हैं कितने, एग्जैक्ट एक्चुअल इनके नंबर्स हैं कितने। नंबर कितने, जैसे टाइगर सेंसस आता है, वैसे उत्तराखंड में लेपर्ड सेंसस स्टेट करा ले, बस वो क्लियर हो जाएगा। और वो ट्रैप कैमरा से हो सकता है आसानी से, ट्रैप कैमरे से हो जाता है आराम से। तो उससे तो उसके बाद हम देखेंगे कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है, तो हम तब बैलेंस कर सकते हैं ना। तो आप कह रहे हैं इस मेथोडोलॉजी पे काम करना होगा, पहले हम एरिया वाइज ट्रैप कैमरे से उसकी गणना कर ले, तब एग्जैक्टली हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि कहाँ शिफ्ट करना नहीं करना, वो अलग चीज़ है। तो पहले हमको ये पता नहीं हमारे पास है कितने। लेकिन बचाव का एकमात्र रास्ता जागरूकता है। जागरूकता सलाह कुछ नहीं हो सकता। जागरूकता भी ये नहीं कि केवल मैनीटर जब तक सक्रिय है तब तक, कंटिन्यूस होना चाहिए, रेगुलर। अपने जैसे हम हैं घर पे, हमारे यहाँ 6 बजेगा, हम आवाज़ बच्चों को मालूम है कि दादाजी आने वाले हैं, बच्चों लपट का टाइम हो गया तो सब अपना आप ही ऑटो अंदर चल देंगे, बच तो गए, बाकी क्या करना है, वो रेगुलर उस पर आ रहा ना। और ये आप कह रहे हैं इसका सबसे तगड़ा टाइम ये 6 से 8 बजे के बीच है। दिन में नहीं करता? दिन में नहीं, दिन में तो ऐसा ना बाई मैनीटर नहीं है, कोई घास के लिए चले गए, किसी को काट दिया या वो चीज़। अब इसका जैसे ये वाला मयाली वाला जो मैनीटर वो है, वो उसको पता है कि औरतें इस समय इन खेतों पे
काम कर रही है, तो वो जंगल वाले खेतों के धोरे बैठा है, क्योंकि उसका टाइम 4 बजे से 5 बजे है उसका किलिंग का, तो वो बस्ती पे नहीं आ रहा ना, वो बस्ती किलिंग नहीं हुई, वो जंगल वाली किलिंग कर रहा है। बिल्कुल। तो वो अलग है, मतलब किसका लेपर्ड का किस प्रकार का व्यवहार है। चलिए रावत जी, बहुत ही अच्छा लगा, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जी, धन्यवाद। और हमें गर्व है, मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट जब पूरा उत्तराखंड सुनेगा, देश दुनिया के लोग सुनेंगे, तब वो जानेंगे कि एक शिक्षक का शिकारी बनने का जो ये सफ़र है, और उसमें भी लोगों की सेवा अपनी जेब से खर्च करके। और आप बता रहे थे आपकी आंखें खराब हो गई इस वजह से। मैं रात भर हम पेड़ों पे रहे, मचानों पे आँख फाड़ फाड़ के देखते रहे कि अभी लेपर्ड आया नहीं आया। उसके बाद हमारी पावरफुल लाइटें थी, आया तो पावरफुल लाइटें पड़ी, जिससे मेरे रेटिना के पर्दे फट गए। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैं आजकल क्या है, लाइट जब गाड़ी की लाइट बलेगी तो आँख नहीं देख पाऊँगा, बिल्कुल बहुत चमक, वो रोशनी अंदर जाएगी, इसलिए थोड़ा आंखों में वीकनेस होने के कारण मैं ज़्यादा वो नहीं कर पा रहा हूँ। आप तो गाड़ी नहीं चला पाते, लेकिन आप आए, आपका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। और पूरे देश दुनिया के लोग जो आपको सुन रहे होंगे, जी। वो वाकई मतलब आपकी जो कहानी है मुझे इतना रोमांचित किया, और मैं खुद सोच रहा हूँ कि वो हालात कैसे होंगे जब आप अकेले के दम पे लग जाते थे कि नहीं जी इनको मारना है करके, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए थ्रेट है। जी बहुत धन्यवाद सर। ठीक सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने लखपत सिंह रावत जी को सुना, ये कैसे इन्होंने मैनीटर, लेपर्ड मारे, टाइगर मारे, कई लोगों को बचाया और अपने को नुकसान पहुंचाया, जिनकी रेटिना कितनी प्रभावित हो चुकी है, ये आपको सुनने को मिला। हमें गर्व है कि हमारे उत्तराखंड में ऐसे लोग हैं जिन्होंने निस्वार्थ भाव से मानव जाति के लिए इतना बड़ा काम किया है। लेकिन उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बात बताई है इस पॉडकास्ट में, जो मुझे लगता है हम सबको धारण कर लेनी चाहिए, कि कैसे हम लेपर्ड के साथ तो हमें जीना है क्योंकि वो भी प्रकृति का एक अंश है, तो कैसे हम अपना बचाव लेपर्ड से कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कभी हम उनके साथ गैरसैंण वाले एरिया में जाएं, फील्ड में समझने की कोशिश करें कि कैसे वहाँ आसान, कितना मुश्किल होता था लेपर्ड को टारगेट करना। लेकिन मुझे लगता है ये अपने आप में एक बड़ा अद्भुत पॉडकास्ट है, आप सब लोग इसे ज़रूर देखें। बहुत धन्यवाद आप सभी का।